नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल द विज़न। सबसे पहले हमारे द विज़न चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सबका धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरा लॉकडाउन अभी जारी है और इस समय देखा जाए तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तव में क्या हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये कोरोना युद्ध है या मजाक। आइए सबसे पहले पिछले दिन के घटनाक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। एक लिकर फ्री देश नहीं होने के कारण यहाँ लिकर कंज्यूम करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारे देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी है पूर्णतः। आप सबको पता ही होगा, जिन राज्यों में शराब की बिक्री होती है उसके कुल उत्पाद का 20% राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलती है। ये रॉयल्टी सरकार राज्य के विभिन्न विकासमूलक कामों में लगाती है। ऑल्दो हम जानते हैं और एक वैधानिक चेतावनी भी लिखा रहता है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी शराब बिकती है और रॉयल्टी की उगाही होती है। अभी पिछले दिनों ये शराब के जो काउंटर्स कुछ राज्यों में खोला गया, उसके बाद की हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की जो करंट जो स्टेटस है पूरे देश में और विश्व भर में कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या पे। हिंदुस्तान में ये संख्या है 59,000 के पार, जबकि पूरे विश्व में 40 लाख के पार। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि शराब की बिक्री से होने वाली आय और एक कोरोना पेशेंट पे होने वाला व्यय यानी कि खर्चा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई हवाई तीर नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए सफिशिएंट डेटा है। तो महाराष्ट्र के मुंबई के एक जाने माने प्राइवेट सेक्टर हिंदुजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ के CEO मिस्टर गौतम खन्ना जी का कहना है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर एक जनरल वार्ड में कोई कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जो कि बिना ICU या बिना वेंटिलेटर का होगा, पर डे 11,000 रुपये की खर्च आती है एक पेशेंट के ऊपर और एटलीस्ट 14 से 15 दिन उस पेशेंट को रहना पड़ता है। तो अगर ये 15 दिन एक पेशेंट रहता है तो लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च आती है। अगर ये ICU में है तो यहाँ पे एटलीस्ट पर डे 50,000 के आसपास खर्च बैठता है, यानी कि 7 से 7.5 लाख एक पेशेंट को रिकवर होने में खर्च होती है। अगर वेंटिलेटर उसमें जोड़ा जाए तो शायद ये आंकड़ा और भागे। हाँ, इसमें ज़रूर जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो है, सपोर्टिंग स्टाफ, उनके लिए जो PPE किट आती है उनका खर्च भी इसमें इंक्लूड है। अब एक कदम आगे जाकर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, ओनली जनरल टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कितने खर्च आ सकते हैं। जनरल वार्ड में पर डे अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये विथ वेंटिलेशन फैसिलिटी, ये एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ पर डे। अगर 14 से 15 दिन रखा जाए एक पेशेंट को तो ये खर्च 15 दिन के हिसाब से 75,000 और 1.5 लाख पर पहुंचता है। अब अगर हम लोग बात करें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के लिए एक सोर्सेस ऑफ इनकम है और उनमें हो सकता है कि जो कुछ पैसे ज़्यादा खर्च होते होंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी बात की जाए तो जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो सारे मेडिसिन है, इसके खर्च तो होते ही हैं। हालांकि हमें नहीं पता होता है कि इसमें गवर्नमेंट की खर्च कितनी आई, लेकिन कितना अंतर आ सकता है। एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगभग गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर्स के मुकाबले 20 या 30,000 रुपया कम खर्च करना पड़ता होगा, लेकिन खर्च तो करना पड़ता है। अब देखते हैं कि सरकार के ऊपर किस तरह से वित्तीय बोझ और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी जैसे
हम लोगों ने देखा जो शराब की दुकानें खुली हुई थी। जिन राज्यों में शराब पूरी तरह से बंद है वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन राज्यों में शराब की बिक्री सरकारी स्तर पर की जाती है या वो प्राइवेट सेक्टर में है मगर सरकार को उसकी रॉयल्टी तो मिलती ही है। नमूने के तौर पे सिर्फ एक स्टेट अगर महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 10,000 लाइसेंस शराब की दुकानें हैं, जिनमें से सिर्फ 33% ही खुले थे। महाराष्ट्र सरकार के सरकारी दुकानों में लगभग 24 लाख लीटर्स पर डे शराब की बिक्री होती है और 33% जिस दिन खोले थे उसमें 16 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई थी। अब मान लिया जाए कि ये 16 लाख लीटर जो शराब की बिक्री हुई थी इसे खरीदने वाले कितने लोग पहुंचे होंगे। मान लेते हैं कि किसी ने भी क्वार्टर साइज का छोटा बोतल नहीं खरीदा, सभी ने बड़े साइज का यानी कि फुल साइज का यानी कि 750 ml वाली बोतल खरीदा। तो अगर 16 लाख लीटर शराब की खपत करनी है और हर आदमी के हाथ में 750 ml का बोतल थमा दिया जाए तो लाइन में लगने वाले कुल लोगों की संख्या है 21,33,000 से ऊपर। अब सोचिए 21,33,000 में से 1% भी कोविड-19 पॉजिटिव से इन्फेक्टेड हो तो 2,100 के ऊपर लोग लाइन में लगे हुए थे। इन लोगों में जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई, इसमें लगभग हर एक जगह देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग तो उन लोगों के लिए एक बेमतलब सा वर्ड था और जिसके लिए बाद में आप सबने देखा होगा कि स्थिति आके कमान संभालनी पड़ी पुलिस को किस तरह से। तो ये लोग जब अफरा तफरी के माहौल में पहुंचे तो निश्चित तौर पे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए होंगे और ये जो 2100 से कुछ ज़्यादा जो माना गया है, ये लोग अगर मान लीजिए कि अफेक्टेड थे तो इन लोगों ने उस अफरा तफरी में न जाने कितनों को बांटा होगा ये कोरोना गिफ्ट। महाराष्ट्र सरकार के एक्साइज विभाग के एक उच्च अधिकारी के अनुसार 2 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 73 करोड़ रुपए रॉयल्टी अर्जित की शराब बिक्री से। अब ये 73 करोड़ रुपए तो आमदनी हो चुका है, लेकिन अगर ये 2,100 आदमी अगर भगवान न करे कोरोना पॉजिटिव निकल आए और इनका खर्च महाराष्ट्र सरकार को उठाना पड़े। हालांकि कोविड-19 में तो केंद्र सरकार की तरफ से दिल खोलकर फंड जारी किया जा चुका है, लेकिन अगर ये राज्य सरकार को करना पड़े तो वो जो 73 करोड़ में से इनके ऊपर ही 21 करोड़ से ऊपर खर्च हो जाएगा, तो बचा क्या? सिर्फ 42 करोड़। हालांकि अभी लॉकडाउन का पीरियड जो है क्रूशियल पीरियड चल रहा है, लेकिन इसके बाद इसकी भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास रॉयल्टी के कई तरीके हैं, उनके पास कई जरिया है सोर्स ऑफ इनकम के, लेकिन फिर भी ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन ज़रा सोचिए उन राज्यों के बारे में जहाँ पे शराब बिकती ही नहीं है, शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्या उनके ऊपर वित्तीय संकट नहीं आया होगा? और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे शराब की बिक्री होती है, लेकिन इस क्रूशियल मोमेंट में वैसे राज्यों ने शराब की बिक्री को अनुमति नहीं दी। तो ये तो आंकड़ा सिद्ध था महाराष्ट्र का। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बात दिल्ली की देख लीजिए और कर्नाटका आदि जो भी स्टेट्स खोले थे शराब की दुकान उस पीरियड में, सब जगह अफरा तफरी देखने को मिला। और ये लोग अगर संक्रमित बाय द वे निकल आए तो कहाँ रहेगा इनका जो इनकम है। ऐसा लग रहा है लोगों ने लॉकडाउन तो दिल खोल कर धज्जियाँ उड़ाई है। कहने को लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन इससे बेहतर पालन अगर देखा जाए लॉकडाउन का तो वो तो गांव देहात के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहाँ के बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते होंगे। इस बात पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। एक तरफ हमारे देश के
तीनों सेनाएं कोरोना वायरस पर जो विशेषकर जो मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जो सत्ता वाले बैठे हुए हैं, इनके माथे पे पुष्प वर्षा के बजाय ये बोझ वर्षा कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से दिनों दिन कभी पुलिस के लोग तो कभी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि वैसे लोगों की संख्या घटती जा रही है क्योंकि अब खुद क्वारंटाइन होकर अंडर ट्रीटमेंट है। और दूसरी तरफ हम बड़ी आसान तरीका ढूंढ लेते हैं पेशेंट की संख्या को बढ़ाने का। लालच बुरी बला है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। और जितने ये लोग कमाएं, मैं तो बार बार ये सवाल पूछूंगा, जितना ये लोग इन लोगों ने शराब बिक्री कर 2 दिनों में कमाए हैं, वे कहाँ जाएंगे? तो देखिए, राजनीति में वायरस तो होता ही है, पर वायरस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये कोरोना संक्रमण एक राज्य विशेष की आपदा नहीं, ये एक राष्ट्रीय आपदा है। खैर जो भी हो, जब तक इन सब पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती और जब तक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से बेमानी है। ये लॉकडाउन एक मजाक बनकर रह जाएगा और इसकी अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत क्रूशियल मोमेंट्स के दरमियान अभी हम लोग गुजर रहे हैं। शायद अग्नि परीक्षा भी बाकी है, तो अभी से हम लोगों को संभलना होगा। और कुछ लोग तो इस तरह का वो बर्ताव कर रहे हैं जैसे लॉकडाउन उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है, पर ये कोई सज़ा नहीं, ये आपको मौत से बचाने के लिए है। और कुछ लोग तो बेवजह अभी भी घूमते नज़र आ रहे हैं, जिनकी उम्र कम है, आसानी से इन्फेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन वो जो लेके जाएंगे घर के अंदर, उनके घर में भी तो छोटे छोटे बाल बच्चे रहते होंगे, उनके घर में भी तो बुजुर्ग रहते होंगे, उनका क्या? तो कम से कम अपने बाल बच्चों के हित में, अपने घर के बुजुर्गों के हित में संयम बरतें, लॉकडाउन का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखें। आज की वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी जो मैंने दी है अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं और सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।